हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो पिछली क्लास जो थी उसमें हम लोग जो रक्त था उस रक्त की ब्लड कार्पेसेल्स के बारे में बात कर रहे थे और ब्लड कार्पेसेल्स में पहली ब्लड कार्पेसेल्स हम लोगों ने आरबीसी के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसे वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, ये जो कोशिका होती है रंगहीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। संख्या में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आरबीसी जो होती है उससे कम होती है, लेकिन अगर आकार में बात करें तो आकार में ये डब्ल्यूबीसी से, यानी जो आकार जो होता है उस आकार में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आरबीसी से बड़ी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, संख्या में आरबीसी कम होती है लेकिन आकार में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो बड़ी होती है। चलिए सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आरबीसी, क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है 600 अनुपात 1 होता है, यानी एक डब्ल्यूबीसी पर 600 आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो संख्या में आरबीसी डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, यूजुअली क्या होता है, ये भक्षाणविक प्रकृति की होती है, यानी इसकी प्रकृति भक्षण करने वाली प्रकृति होती। हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको नष्ट करने की प्रकृति इसमें पाई जाती है, सीधे ही नष्ट करने की। भक्षाणविक प्रकृति क्यों होती? क्योंकि आरबीसी जो कोशिका होती है उसमें लाइसोसोम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रूप में, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। तो इन कोशिकाओं में लाइसोसोम अधिक पाए जाने की वजह से ये कोशिकाएं भक्षण प्रकृति की होती हैं। आगे इसके साइज की अगर बात कर लेते हैं तो साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 से साइज की अगर बात करें तो 5 से 20 में उसकी साइज होती है। उसके बाद शेप की अगर बात करते हैं तो शेप जो होता है वो अनियमित आकृति का होता है, यानी यह जो कोशिका होती है वो अनियमित आकृति की होती है। इसमें अमीबा के समान कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके संख्या की बात करें तो संख्या में एक टर्म आपने पढ़ी होगी, जब आप जैसे कोई टेस्टिंग करवाने जाते हो तो ब्लड की जब टेस्टिंग करवाते हैं तो वहाँ पर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा TLC। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होती है वो होती है यूजुअली 4000 से 11000 प्रति 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड में 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर इसकी संख्या यानी डब्ल्यूबीसी जो होती है उस डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस जो कंडीशन होती है वो होती है ब्लड कैंसर में। तो ये ब्लड कैंसर जो होता है उसमें ल्यूकोसाइटोसिस प्रोसेस जो होती है, यानी ल्यूकोसाइटोसिस जो कंडीशन होती है वो होती है, यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप लोगों को पता है कैंसर जो होता है ब्लड कैंसर, इसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर जो होता है उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइटोसिस जो अवस्था होती है वो आ जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होती है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना कहलाता है ल्यूकोसाइटोपीनिया। तो ये ल्यूकोसाइटोपीनिया जो होता है इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और इस ये जो अवस्था होती है वो HIV जो होती है, यानी एड्स जो होती है उस कंडीशन में होती है। टाइफाइड जो होता है उस कंडीशन में, डेंगू हुआ, इन कंडीशन में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो डाउनवर्ड में चली जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोपीनिया। ठीक है, चलिए ये तो हो गई संख्या से रिलेटेड हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करते हैं आरबीसी के प्रकारों की। तो आरबीसी के प्रकार की बात करें, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी जो है उस डब्ल्यूबीसी के प्रकारों की। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो
यूजुअली WBC जो है उस WBC को कोशिका द्रव में कणिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यानी WBC जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। कणिकामय की अगर बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, कणिकामय के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका जो कोशिका द्रव्य जो होता है उस कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो होती हैं वो उपस्थित रहती हैं और उसके साथ साथ ही जो केंद्रक जो होता है वो पालीयुक्त होता है, यानी कुल मिला के पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी बहुपालित होता है। ठीक है। अगर अकणिकामय की बात करें तो कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं और उसके साथ साथ ही इसका जो केंद्रक होता है वो मोनोमॉर्फिक होता है, यानी ये तो बहुपालित होता है और ये एक या एक पालीयुक्त होता है। तो ये तो पॉलीमॉर्फिक होता है केंद्रक और इसका केंद्रक जो होता है वो मोनोमॉर्फिक होता है। कणिकामय जो WBC जो होती है इसे इंग्लिश में ग्रेन्युलोसाइट और इसे बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। आगे बात करते हैं कणिकामय जो कोशिकाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है बेसोफिल और तीसरी होती है एसिडोफिल। एसिडोफिल जो होती है इसे इओसिनोफिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो होती है न्यूट्रोफिल, ये बेसोफिल, ये एसिडोफिल। और इधर बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से जो WBC जो होती है वो टोटल 5 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, जिसे इओसिनोफिल भी कहा जाता है, और ये मोनोसाइट होती हैं और ये लिम्फोसाइट होती है। एक अंतर आपको और ध्यान में रखना है कि इसके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, तो कणिकाओं की पाए जाने की वजह से ये जो कणिकामय जो कोशिकाएं जो होती हैं वो अभिरंजन दर्शाती हैं। ठीक है, और ये अभिरंजन नहीं दर्शाती हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम लोग इस कोशिका को अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं तो अभिरंजित हो जाती है, इसलिए इसे एसिडोफिल कहा जाता है। इसे क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित करते हैं तो ये बेसोफिल कहलाती है, और इसे अम्लीय और क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित करने पर भी ये अभिरंजित नहीं होती है, इसलिए इसे न्यूट्रोफिल उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये तो क्षार से अभिरंजित होती है, ये अम्ल से अभिरंजित होती है, दोनों से ही अभिरंजित नहीं होती है। यानी यूजुअली कुल मिला के या फिर दोनों से ही अभिरंजित हो जाती है। तो यूजुअली क्या होता है कि इओसिनोफिल जो होती है, यानी इओसिनोफिल जो होती है वो यूजुअली होता क्या है कि एक विशेष प्रकार के अम्लीय अभिरंजक जो होते हैं उससे अभिरंजित होती है, जिसे बोला जाता है मैथिल ऑरेंज, और ये क्षारीय अभिरंजक तो देखो अभिरंजन के आधार पर अगर बात करते हैं तो ये अम्लीय और क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है, इसलिए इसे न्यूट्रोफिल कहा जाता है। ये केवल क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित हो इसलिए इसे बेसोफिल कहा जाता है, बेस। और ये केवल अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित हो इसलिए एसिडोफिल या इओसिनोफिल कहा जाता है। ये अम्लीय अभिरंजक होता है इओसिन, उससे अभिरंजित होती है। ये क्षारीय अभिरंजक होता है मेथाइल ब्लू, जिससे अभिरंजित होती है, और ये मेथाइल ब्लू और उसके साथ साथ इओसिन दोनों से ही अभिरंजित हो जाती है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से डिफ्रेंशिएशन करके इसको बारे में बात करते हैं, यानी डिफरेंट करके, यानी इनमें कंपेरेटिव स्टडी करके एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाकर उसमें या फिर एक टेबल बनाते हैं, और टेबल
टेबल बना के इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो WBC जो उसकी कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग टेबल बनाते हैं। ये है यूजुअली, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो कैरेक्टर्स जो होंगे, तो कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ, ये लक्षणों के बारे में यहाँ बात करेंगे। लक्षणों के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स, फिर इसके बाद बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिडोफिल्स, जिसे इओसिनोफिल्स कहा जाता है, और फिर बात करेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सबसे पहले लक्षण में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं लक्षणों में संख्या। देखो संख्या की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होती है वो संख्या में इन सभी से ज़्यादा होती है। इनकी संख्या 3000 से 4000 प्रति 100 ml ब्लड होती है, यानी 100 ml ब्लड में 3000 से 4000 इनकी संख्या होती है, और ये सबसे अधिकतम होती है पूरी WBC में। इसके बाद बेसोफिल की बात करें तो 50 से 150 इनकी संख्या होती है, ये सबसे कम होती है। उसके बाद एसिडोफिल की बात करें तो 200 से 400 प्रति 100 ml ब्लड, ये होती है 200 से 300 प्रति 100 ml ब्लड, ये होती है 400 से 500 प्रति 100 ml ब्लड, और ये होती है 1500 से 2500 प्रति 100 ml ब्लड। उसके बाद बात करते हैं हम इसके अभिरंजन की। तो अभिरंजन की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होती है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, इसलिए ये इओसिन प्लस मेथाइल ब्लू जो होता है उन दोनों से अभिरंजित होती है। बेसोफिल जो होती है वो केवल क्षारीय अभिरंजक यानी मेथाइल ब्लू जो होता है उससे अभिरंजित होती है, और ये केवल इओसिन जो होता है यानी अम्लीय अभिरंजक इओसिन जो होता है उससे ही अभिरंजित होती है। ये स्टेन नहीं होती है, नो और नो, यानी नो स्टेन यानी अभिरंजन इनमें नहीं पाया। स्टेन का मतलब अभिरंजन होता है, ठीक है। इसके बाद इसके केंद्रक की ओर बात करते हैं। केंद्रक की बात करें तो यूजुअली न्यूट्रोफिल जो होता है उस न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक जो होता है वो 2 से 5 पाली युक्त होता है, ठीक है। यानी इसका केंद्रक जो होता है पॉलीमॉर्फिक होता है। इसका केंद्रक जो होता है वो 2 से 3 पाली युक्त होता है, और इसका केंद्रक भी पॉलीमॉर्फिक होता है। इसका केंद्रक जो होता है 2 पालियों युक्त होता है, इसका केंद्रक भी पॉलीमॉर्फिक होता है। और ये जो मोनोसाइट जो होती हैं इनकी अगर बात करते हैं तो मोनोसाइट में जो केंद्रक जो होता है वो छोटा होता है, परिधीय होता है, और उसके साथ साथ यानी परिधि की तरफ साइड में रहता है केंद्रक, और उसके साथ साथ इसकी केंद्रक की आकृति की बात करें तो इस केंद्रक की आकृति जो होती है वो किडनी शेप होती है, यानी वृक्क जो होता है उसकी आकृति की होती है। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका केंद्रक जो होता है बड़ा होता है, मध्य में स्थित होता है, यानी कोशिका के ठीक मध्य में पाया जाता है, और दोनों केंद्रक जो होते हैं दोनों के केंद्रक वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं। हमने एक अंदर तो इसमें यही पढ़ लिया कि इन तीनों में कणिकाएं पाई जाती, इन तीनों में दोनों में कणिकाएं नहीं पाई जाती, तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमने वहाँ पहले बात कर ली तो इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद 4th नंबर का जो कैरेक्टर जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये इसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो प्रकृति जो होती है, अगर न्यूट्रोफिल की प्रकृति की बात करें तो ये तो होती है भक्षाणविक, ये भक्षाणविक नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, ये वापस होती है, यानी ये मोनोसाइट जो होती हैं ये भी भक्षाणविक होती हैं, और ये भी
भक्षाणविक होती है, यानी सीधे ही सूक्ष्मजीवों को भक्षण कर देती हैं। इसलिए ये न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती है वो भक्षाणिक प्रकृति की होती हैं। आगे हम लोग अगर बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में, अब देखो कुछ अन्य लक्षण हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं, अन्य जो काम हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स के ही बारे में बात करते हैं। ये न्यूट्रोफिल जो होती है इसे हम लोग माइक्रोपोलिस मेन ऑफ द बॉडी कहते हैं। यानी ये शरीर, यानी जो ब्लड होता है उस ब्लड में माइक्रोपोलिसमैन की तरह वर्क करती है। कोई भी सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करता है तो उसका भक्षण करने का काम इसका होता है, इसलिए इसे माइक्रोपोलिसमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी है, न्यूट्रोफिल जो होती है उस न्यूट्रोफिल कोशिकाओं में, न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की वजह से लिंग निर्धारण जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि न्यूट्रोफिल कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसकी खोज बार नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए उसे बार नामक वैज्ञानिक के आधार पर ही उसे कहा जाता है बार बॉडी। यानी न्यूट्रोफिल कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे बार बॉडी कहा जाता है, और ये बार बॉडी जो होती है वो लिंग निर्धारण में सहायता करती है। कैसे करती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो लिंग निर्धारण में कैसे सहायता करती है बात करें तो यूजुअली बार बॉडी की जो संख्या है वो बार नामक साइंटिस्ट ने इस प्रकार बताई कि जो बार बॉडी की संख्या जब हम निकालेंगे तो जिस भी व्यक्ति के शरीर में या जिस भी मनुष्य के शरीर में एक्स गुणसूत्रों की संख्या होती है उस एक्स गुणसूत्रों की संख्या से एक कम बार बॉडी पाई जाती है। अब जैसे मेल फीमेल की बात करते हैं, फीमेल जो होती है उसमें 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, मेल जो होता है उसमें 1 एक्स गुणसूत्र होता है। तो बार नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि बार बॉडी की संख्या एक्स गुणसूत्र जो होते हैं उससे 1 कम होती है, यानी जितने एक्स गुणसूत्र होंगे उससे 1 कम होगी। जैसे मान लो फीमेल में 2 एक्स गुणसूत्र हैं तो बार बॉडी की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 माइनस करना है तो कितनी आ जाएगी 1। अगर मेल की बात करें तो मेल में 1 एक्स गुणसूत्र, 1 में से 1 गया तो 0, यानी इससे पता लगेगा कि जिस भ्रूण में बार बॉडी की संख्या 1 है वो फीमेल है, जिस भ्रूण में बार बॉडी की संख्या 1 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या है, मेल है। तो नर और मादा का जो लिंग का निर्धारण जो होता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है यानी न्यूट्रोफिल वो निभाती है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं बेसोफिल की बात करते हैं। तो बेसोफिल जो होती है ये बेसोफिल जो होती है इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का स्त्रवण होता है। जैसे सबसे पहला हिस्टामिन, सेराटोनिन, तो और हिपैरिन। हिपैरिन आप लोग जानते हो प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ होता है, रक्त को जमने नहीं देता है रुधिर वाहिनियों में। तो हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होता है इन तीनों का जो स्त्रवण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बेसोफिल के द्वारा किया जाता है। एक चीज़ के बारे में और ध्यान रखना है, जो मास्ट कोशिका जो होती है उस मास्ट कोशिका का रिप्रेजेंटेटिव भी जो होती है वो कौन सी होती है, बेसोफिल होती है। यानी मास्ट कोशिका के रूप में ही क्या पाई जाती है, बेसोफिल ही पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद एसिडोफिल की बात करें तो ये जो कोशिकाएं जो होती हैं ये एलर्जी जो होती है उस एलर्जी के समय ये सक्रिय होती हैं। तो एलर्जी के समय ये कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं या सक्रिय होती हैं। इसके बाद मोनोसाइट की अगर बात करते हैं तो यूजुअली मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें मैक्रोपोलिसमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। यानी ये मैक्रोपोलिसमैन ऑफ द बॉडी होती है। यूजुअली मोनोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वो बड़े आकार की होती हैं। तो सबसे बड़ा आकार जो होता है मोनोसाइट कोशिकाओं का होता है। तो सभी WBC में सबसे बड़ी जो होती हैं वो मोनोसाइट होती हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ब्लड की साफ सफाई का काम जो होता है वो मोनोसाइट ही करती हैं। तो इसे सफाई कर्मी यानी क्लीनर ऑफ ब्लड कहा जाता है, यानी रुधिर का सफाई कर्मी इसको कहा जाता है। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये सभी WBC में सबसे छोटे आकार की होती है, यानी सबसे छोटा आकार इसी का होता है। और यूजुअली लिम्फोसाइट जो होती है इसका मेन काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी का निर्माण करना इसका मेन वर्क होता है। 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी
लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। जब हम प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ और डिटेल से बात करेंगे। भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो दो प्रकार की प्रतिरक्षा जो तंत्र होते हैं उनका विकास करती है। तो ये सारी बातें थी। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा ही होता है, यानी कुल मिला के जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके थ्रू जो एंटीबॉडी का जो निर्माण किया जाता है वो लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हमारी WBC की जो कोशिकाएं थी उसके बारे में हम लोगों ने बात करी।